हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज हम लोग क्लास 10 मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बोर्ड एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जो स्टूडेंट 2022 बोर्ड एग्जाम में मैथ का पेपर देने वाले हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना और आप लोग इन सारे क्वेश्चन को नोट कर लेना, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पहला प्रश्न अगर आपसे दिखाया जाए तो इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना है, मैंने देखा है। और आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पूछा जाता है। तो कई टाइप से आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सीखने वाले हैं। पहला है, ऐसे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला प्रश्न आप लोग देखो क्या कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। नीचे दिए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। मतलब आपको बताना है कि जो ये दिया है, ये देखो 3 दिए हुए हैं और तीनों हमें सॉल्व करना है। ये बताना है कि ये जो दी गई है क्या ये परिमेय संख्या है या फिर नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप का है तो क्यों के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हो। अगर ये परिमेय संख्या होगा तो फिर कह रहा है कि जो अगर ये P/Q के रूप का होगा और अगर ये P/Q के रूप का होगा तो क्यों के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हो। सारी चीजें हम लोग बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। पहला हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला देखो जो आपका लिखा हुआ है, यहाँ देखो 4 3 एंड फिर यहाँ पॉइंट लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यानी कि आपका ये लिखा हुआ है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, पहले बताना है कि ये जो है आपकी संख्या ये परिमेय संख्या है या नहीं। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। देखो आप लोग करो क्या कि ये आपका दशमलव लगा है, वो तो आपको पता है। तो अगर ये दशमलव लगा है, पहले आप इसको नोट कर लो। यहाँ आप लोगों को अगर सॉल्व करना है, देखो यहाँ लिखा हुआ है 4 3 फिर पॉइंट लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ऐसे है। अब देखो एक बात समझो, जैसे आपका ऐसे है तो इसको आप बराबर लगाओ, ठीक है। दशमलव के इधर कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना। अगर 9 संख्याएं हैं तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं। यहां हम दशमलव को हटा सकते हैं ना, 4 3 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे हम करके 9 0 लगा सकते हैं। ओके, तो नीचे हम क्या कर सकते हैं, 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 लगा सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि आप ऐसा लिख सकते हो। मैंने दशमलव को हटा दिया। अब ये बताओ कि अब ये आपका P/Q के रूप का लिख गया कि नहीं। ये आपका P हो गया, ये क्यों हो गया, यानी कि जो कि देखो ये आपका आंसर हो गया, यानी कि P और नीचे क्यों, P/Q के रूप का है, ठीक है, के रूप का है। देखो भाई बहुत आसान सा मैंने समझाया है। देखो ये आपका ऊपर वाला P है, यानी कि आंसर P है और हर क्यों है, तो यानी कि P/Q का अगर है तो जो अतः जो आपका ये संख्या है क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। 4 एंड 3 यानी कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्योंकि ये आपका P/Q के रूप का है। अगर P/Q के रूप का हो और नीचे जो क्यों हो ये 0 के बराबर ना हो तो जो संख्या होगी वो परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है। ये पहले हम लोगों ने पता कर लिया कि ये परिमेय संख्या है। फिर आप लोगों को क्या करना है कि क्यों के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना है और ये बताना है कि शांत है या अशांत है, ठीक है। तो अगर देखो समझना ये है कि इसके हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना है, केवल अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना है। तो क्यू का हमें केवल अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना है। तो यहाँ क्यू जो है आपका Q इक्वल टू, देखो यहाँ Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हो। तो यहाँ आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 9 0 लिखा हुआ है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 की घात 9 लिख सकते हैं ना, 10 की घात 9, ठीक है, लिख सकते हैं। और 10 की घात 9 को ऐसे भी लिख सकते हो 2 × 5 की घात 9,
क्योंकि जो 10 है इसको मैंने 2 × 5 में बदल दिया, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 की घात 9 एंड 5 की घात 9, ऐसे भी लिख सकते हो। और यहां जो क्यों के अभाज्य गुणनखंड जो है, अब देखो ये 2 की घात 9 इंटू 5 की घात 9, तो जो आपका अतः जो क्यों है, क्यों के अभाज्य गुणनखंड, जो अभाज्य गुणनखंड है उसको हम लोग 2 की घात m इंटू 5 की घात m के रूप में है। बस आपका ये क्वेश्चन हो चुका है। ये इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में मैंने बात कर लिया, ये चीज ठीक है। और ये भी बता दिया कि जो दी गई संख्या है वो क्या है, परिमेय संख्या है। ये जो मैंने ये घात है उसको यन नियम का नाम दे दिया है, यम एन एम एन, बस। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या कह रहा है 0.2, फिर आपका यहाँ देखो 1 यानी कि 1 2 फिर 1 0 फिर 1 2 2 0 1 2 3 0 1 2 4 0, फिर ऐसे डॉट डॉट है, फिर 1 2 5 0 1 2 6 0, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। अगर इसका अंत नहीं है ना, तो ये जो आपका दशमलव प्रसार होगा आशांत अनावर्ती होगा। अनावर्ती मतलब इसकी आवृत्ति नहीं होती है, अनावर्ती है, ठीक है। तो जो आपका ये है ना दूसरा वाला क्वेश्चन, इसको भी समझ लो, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसको कैसे समझोगे, इसको आपको क्या करना है को, ये जो आपका दूसरा नंबर है, तो ये जो आपका है 0.1 यानी कि 1 2 0 1 0 है, फिर 2 0 फिर 1 2 3 0 फिर 1 2 4 0, फिर ऐसे ऐसे डॉट डॉट है, ठीक है। मतलब इसका अंत नहीं है। तो का दशमलव प्रसार आशांत एवं अनावर्ती होगा। अनावर्ती मतलब फिर से नहीं आवृत्ति हो रही है, ठीक है। का इसका जो दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका हम लोग जो क्यों है नहीं इसमें, तो इसमें हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड भी नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने पहले बता दिया कि जो दशमलव प्रसार होगा आशांत एवं क्या होगा, अनावर्ती होगा। एक होता है अनावर्ती, एक होता है आवर्ती, ठीक है। तो आवर्ती मतलब जिसकी आवृत्ति होती है, इसका नहीं होता। और इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्यों? क्योंकि भाई अगर हम नीचे कितना घात लगाएं, जीरो लगाएं, आपको पता नहीं है, क्योंकि ये दशमलव के बाद कितने अंक हैं ये भी नहीं पता है, ठीक है। तो इसीलिए जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठो, ना समझ में आए नहीं लिखा जा सकता। इसलिए यह परिमेय संख्या क्या होगा, नहीं होगी। क्या होगा, नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। ये जो आपका है एक परिमेय संख्या नहीं है। अब तीसरा वाला समझो, तीसरे वाले में आपको क्या समझना है, यहाँ देखो लिखा हुआ है 4 यानी कि 4, यहाँ आपका लिखा हुआ है 43 पॉइंट, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ऊपर बार लगा हुआ है, ये बार का चिन्ह है। अगर बार लगा हो ना तो वो आपका आशांत होगा, लेकिन आवर्ती होगा। आवर्ती मतलब इसकी आवृत्ति होती है, इसका अंत नहीं होता, आवृत्ति होती है। तो यहाँ आपको सबसे पहले लिखना है जो आपका ये दिया हुआ है, इसको सबसे पहले आपको लिखना क्या है, देखो ये जो आपका दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस पर बार तो लगा हुआ है ना। तो जो दी गई दशमलव प्रसार होगा आशांत एवं आवर्ती होगा। ये जो दी गई दशमलव प्रसार है, दी गई दशमलव प्रसार आशांत एवं क्या होगा, आवर्ती होगा। क्या होगा,
आशांत एवं आवर्ती होगा। और इसे हम लोग पी अपान क्यू के रूप में बदलना संभव है, मतलब बदल सकते हैं, पी अपान क्यू के रूप में बदलना संभव है। अगर संभव है तो जो दी गई संख्या है वो परिमेय है और क्यू के अभाज्य गुणनखंड। अब ये देखो, सबसे पहले आपको यहां लिख देना है, चूंकि जो आप लोगों का दी गई संख्या है उसे क्या कर सकते हैं, दी गई संख्या परिमेय, अर्थात क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग पी अपान क्यू के रूप में बदलना संभव है। क्या है? संभव है, बस। और अगर ये संभव है तो फिर आप नीचे पूरा रीजन लिख दो। अतः जो आप लोगों का दी गई संख्या क्या है? परिमेय है। इतना अच्छे से आपको कोई नहीं समझाएगा, मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूँ। और अगर ऐसे आप बोर्ड एग्जाम में लिख कर आओगे तो एक भी नंबर आपका कटने का चांस नहीं है, ठीक है? क्योंकि अभाज्य गुणनखंड जो होगा, क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड यानी कि 2 अथवा 5 के अतिरिक्त भी है। तो ये हो गया हमारा पहला जो VIMP क्वेश्चन था, उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां देखो कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन संख्याओं को ज्ञात करना है। सबसे पहले आप लोग लिखो कि माना, देखो समझना ये है कि दो संख्याओं का अंतर, हमें संख्या ही नहीं पता है, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा माना जो एक संख्या x तथा जो दूसरी संख्या क्या है, y है। एक संख्या को मैंने x मान लिया तथा दूसरी संख्या को y मान लिया। अब एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरे शर्त के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, ठीक है? पहले हम लोग बता रहे हैं, तो एक संख्या क्या है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। सबसे पहले मैं आपको पूरा बता देता हूं, एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। 3 गुनी का मतलब क्या है कि जो एक संख्या है, यानी कि पहला मैंने एक संख्या को माना है, वो दूसरी संख्या जो है, पहली संख्या की जो दूसरी संख्या है वो 3 गुनी है। मतलब इसको बताया गया है कि जो एक संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, जो ये है ये इससे 3 गुना है, लेकिन इसको बराबर करने के लिए हमको इसको 3 गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ x बराबर 3y। अब यहाँ देखो, यहाँ जो है x जो है कॉमा y से बड़ा है, x क्या है, y से बड़ा है। अब देखो तथा जो आपका संख्याओं का अंतर कितना है, पहला आपको पहले ही पूछा गया संख्याओं का अंतर, तथा संख्याओं का अंतर आपका कितना दिया हुआ है, 26 है। तो संख्याओं का अंतर अगर 26 है, कितना है, 26 है, तो यहाँ संख्या मैंने x माना है और x को माइनस वाई इक्वल टू 26। यहाँ अंतर का मतलब होता है हटाना, मतलब गुणा करना, ये सॉरी घटाना, ठीक है? और अगर योग बताया जाए तो आपको क्या करना है, जोड़ना है। अब देखो, इसको आप समीकरण का नाम दे दो, इसको आप समीकरण फर्स्ट नाम दे दो, इसको आप समीकरण सेकंड नाम दे दो, ठीक है? अब जो आपका मतलब समीकरण 2 में आप x बराबर 3y रखने पर, आपको यहाँ पता है x बराबर हमें 3y पता है ना, ये देखो। तो समीकरण कहाँ रखने पर, 2 में, समीकरण 2 में x बराबर
3y रखने पर, x बराबर 3y रखना है, क्योंकि हमें x का वैल्यू पता है, x बराबर हमें 3y करना है, तो यहाँ हमें x के स्थान पर 3y कर देना है और यहाँ से y कर देना है, यहाँ से 26, यानी कि ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ से आपसे 3y में से y घटाओगे 2y इक्वल टू 26, और अगर y की केवल वैल्यू बात की जाए तो यहाँ 26/2, और यहाँ से y की वैल्यू आपका पता चल गया 13, तो ये हमें y की वैल्यू पता चल गई। एक बात याद रखना, यहाँ ये छोटा है मतलब x का मान बड़ा है और y का मान छोटा है, तो ये याद रखना y छोटा है और x का मान बड़ा है, मतलब y का मान जो होगा वो क्या होगा, x के मान से छोटा होगा। अभी आप देख लेना, अब समीकरण 1 में आप x का मान रख लो, y का मान, क्योंकि हमें y का मान पता चला है। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 आपको दिख रहा है कि नहीं, यहाँ लिखा हुआ है x बराबर 3y, ये हमारा समीकरण फर्स्ट है, यानी कि x इक्वल टू 3y, x बराबर 3 इंटू 13, यानी कि x बराबर हमारा आएगा 39। ये हमारी दोनों वैल्यू पता चल गई कि नहीं, वैल्यू तो पता चल गई। अब देखो यहाँ से जो आपका दोनों हमें पता चल गया, जो एक संख्या है x वो है 39 और दूसरी संख्या यानी कि y इक्वल टू 13 है, यानी कि 13 है। अतः अभिष्ट संख्याएं कितना होगा, 39 व 13, ठीक है। ये तो ये हमारा हो गया कौन सा क्वेश्चन नंबर 2, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो आपके सामने लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु a का मान आपका है 2,3 और v 4, k और c 6, संरेखीय हैं, मतलब संरेखीय है कि नहीं, k का मान आपको ज्ञात करना है। तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, आज के बाद आपको कोई भूल नहीं होगा, जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो ध्यान से केवल समझो, जितना बताया जा रहा है उसको नोट कर लो, नोट बना लो, थोड़ा मेहनत करो। पढ़ाई में जितना मेहनत करोगे उतना आगे चलकर रंग लाएगा और फिर आपका नंबर जो है काफी ज्यादा आएगा, ठीक है। देखो आपको करना क्या है, जो आपका तीनों बिंदु संरेखीय है, इसलिए इससे बनने वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। देखो यहाँ सीधा लिखा हुआ है कि संरेखीय है, और मैं आपको बता दूं कि चूंकि जो तीनों त्रिभुज है ना, क्वेश्चन तो आपको ऊपर दिख रहा है, तीनों बिंदु सीधा भाई बता दिया गया है क्या है, संरेखीय हैं। क्या है, संरेखीय हैं। इसलिए जो आपका इनसे बनने वाले त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। मैं आपको पहले बता दिया कि अगर संरेखीय कहीं भी लिखा हो तो इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 ही होगा, और यहाँ आपको पता चल गया कि k का मान हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। k का मान क्या आएगा, 0 आएगा, पता चल गया, क्योंकि भाई k का वैल्यू आपका बराबर 0 होगा, ठीक है, क्षेत्रफल हमारा 0 होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बहुत सारे स्टूडेंट को सूत्र नहीं पता होगा। जो त्रिभुज का मैंने सिंबल बना दिया, इसका क्षेत्रफल 1/2, फिर आपको बड़ा ब्रैकेट लगाना है, फिर x1 लिखना है, फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3, फिर आपको ब्रैकेट बंद कर देना है, फिर प्लस लगाना है, x2 लिखना है, फिर y3 माइनस y1, फिर प्लस लगाना है, और x3 लिखना है, फिर y1 माइनस y2, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। यहां से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि x1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको छोटा सा चीज बता देता हूं, याद रखना। यहां से जितनी आगे वाली चीजें होती हैं, जो आगे लिखी होती हैं, उसे x1, जितनी भी चीजें दी हुई हैं, यहाँ x2 और यहाँ x3 आगे वाली चीजें, और जो पीछे मतलब कॉमा के इधर लिखी होती हैं उसे y1, y2, y3 का नाम दिया जाता है। इतना तो याद ही रहेगा, क्योंकि ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं। अभी तो आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आगे चलकर।
तो देखो यहां से आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आएगा 1/2। अब यहां से x की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू देखो, y2 की वैल्यू क्या है, k है, ठीक है, और y3 की -3 है, तो माइनस एंड यहां माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। चलो x2 की वैल्यू क्या है, 4 है, सारी चीजें मैंने लिख दिया है। y3 की वैल्यू -3 है, y1 की वैल्यू -3 है, ठीक है, प्लस x3 की वैल्यू क्या है, x3 की वैल्यू 6 है ना, देख लो यहां से 6 है, फिर y1 की वैल्यू 3 है, 3 ही है ना, माइनस y2 की वैल्यू k है। सारी चीजें आप सॉल्व कर लो, आपके सामने सारी चीजें लिखी हुई हैं। 1/2 अगर जीरो वैल्यू आएगा तो जीरो आना भी चाहिए, क्योंकि संदेखीय है, ऑलरेडी बता दिया गया है। तो यहाँ आपका 2 है, पहले तो आपका 2 लिखा हुआ है, यानी कि आप देखो यहां से 2 के हो जाएगा, या फिर एक काम करो 2 के +3 के। अब देखो यहां से जुड़ के देखो, -3 है, -3 यानी कि -6, और -6 में जब 4 से गुणा होगा यानी कि 24, -24, प्लस यहाँ 6 के हो जाएगा, यानी कि छात्रिक 18, 18 केवल 18 प्लस में लिखा हुआ है, और ये -6 के, ठीक है, सॉरी यहाँ जो आपका होगा ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 क्या होगा, 6 होगा, ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। 1/2 देखो यहाँ 2 के है और यहाँ 6 के है, तो 2 के और 6 के, यानी कि इसको आप घटा लो, -4 के, और यहाँ +6 है और यहाँ +18 यानी कि +24, और यहाँ -24, ठीक है, यहां से आपका ये कट जाएगा और यहां बचेगा 1/2 छोटा ब्रैकेट -4k, ठीक है, और अब देखो यहां आपका क्या हो जाएगा, बराबर, यहां आगे बराबर मत लगाना, क्योंकि इसको आपको बराबर 0 करना है। अब यहां से जो आपका ये 2 जाएगा 0 हो जाएगा, अब यहाँ -4 के बराबर 0 हो जाएगा, और यहाँ के बराबर 0, यहां से के की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, तो के की वैल्यू 0 है, तो अतः जो अभिष्ट मान क्या है, अभिष्ट मान 0 है, किसका, नहीं, अतः जो के है, यहाँ लिख देना, के का अभिष्ट मान, के का अभिष्ट मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, बस ये तो आपको पता ही था कि 0 आएगा, ये हमारा समझ में आया ना, थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां ध्यान से समझो, ये लिखा गया है, ये आपको ध्यान से समझना है। बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है और असत्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं मैंने देखा है अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, कहीं देखा है बहुविकल्पीय में अलग अलग पूछा जाता है। पहला प्रश्न पहले आप समझो, लिखा है साइन a + b, साइन फिर ब्रैकेट a + b, ये बराबर होता है साइन a + साइन b, आपको ये बताना है। तो कैसे हम पता करेंगे कि ये सत्य है या असत्य है, आप लोगों के पास कोई ट्रिक है या फिर मैं बताऊं? चलो मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले आप सोचो एक बार कि ये सत्य है या नहीं, ये तो अभी आपको पता चल जाएगा सत्य है या असत्य। देखो यहां हम एक काम करेंगे, यहां हम जो मान लेंगे, माना अगर सत्य होगा तो दोनों बराबर आना चाहिए। जो a है यानी कि a जो है, इसको हम कितना डिग्री मान लें, चलो 30 डिग्री, बहुत सिंपल मानेंगे, चाहे जितना मान लो आप, 45 60 चाहे जो मान लो, तथा जो v है इसको भी 30 डिग्री मानेंगे। अब हम इन दोनों को अगर 30 डिग्री मान लेंगे तो आप एक काम करो, साइन a के स्थान पर a + b, रुको रहो मैं आपको लिख देता हूं पहले, फिर साइन a + साइन v। देखो यहां हम क्या करेंगे, साइन a के स्थान पर 30 डिग्री प्लस b के स्थान पर 30 डिग्री बराबर, ठीक है। अब यहां देखो, यहां आपका साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, b का भी वैल्यू 30 डिग्री है। यहां देखो ये हो जाएगा साइन 30 दूनी 60 डिग्री, ठीक है, बराबर हो गया नहीं, अभी पता चल जाएगा। और ये होगा साइन, इसका वैल्यू होता है 1/2 + 1/2, ठीक है। साइन इसका वैल्यू कितना होता है,
60 सॉरी हाँ 60 डिग्री का कितना होता है वैल्यू, वो होता है √3/2 और ये हो जाएगा 1, यानी कि ये इसके बराबर नहीं है। क्या है? इसके बराबर नहीं है। पता चल गया होगा। यहाँ इसकी वैल्यू आपकी आई है, यहाँ से आपको क्या पता चला कि ये इसके बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने एक मान लिया था। इसका वैल्यू हमारा आया है इतना और इसका इतना आया है, तो यहाँ से आपको ये पता चला कि यहाँ जो साइन ए है प्लस v इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, बी समझ में आया? कोई दिक्कत तो है नहीं, आप कुछ भी मान सकते हो। अगला देखो, यहां लिखा हुआ है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अगर थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ क्या साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये आपको बताना है। तो यहां आप एक बात समझो, हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, देखो हम लोगों को पता है कि साइन जो आपका 0 डिग्री है उसकी वैल्यू कितना होता है 0। साइन 30 डिग्री इसके बाद है, इसकी वैल्यू कितना है था 1/2। 0 छोटा है फिर 1/2 बड़ा है। ठीक है, आगे चलो। साइन 45 डिग्री इसकी वैल्यू होती है 1/√2। ये जो है आपका 1/√2 है। अब देखो ऐसे आगे चलो, फिर साइन 60 डिग्री की इसका है, ये आपका बड़ा है, इससे ये बड़ा है। ठीक है, याद रखना। फिर यहाँ √3/2 ये भी थोड़ा बड़ा है। फिर यहाँ पूरा आपका सबसे बड़ा साइन 90 डिग्री यानी कि 1 होता है इसकी वैल्यू साइन 90 डिग्री का, यानी कि इसका मान बढ़ते थोड़ा 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 चला गया। लेकिन अब एक बात याद रखना थोड़ा सा, कि जो स्पष्ट है कि थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। क्या है? स्पष्ट है कि थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा का मान भी क्या है बढ़ता है। स्पष्ट है कि थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा का मान भी बढ़ता है, परंतु थोड़ा सा याद रखना, परंतु जो यह केवल थीटा 90 डिग्री तक ही सही है। ये केवल कितना सही है 90 डिग्री तक ही सही है, आगे नहीं, आगे ये नहीं चलेगा। तो ये याद रखना केवल थीटा 90 डिग्री तक ही सही है, इसके आगे नहीं है। ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है। समझ में आ गया? मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। तीसरा नंबर क्वेश्चन समझो। तीसरा नंबर में कह रहा है क्या थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अगर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है तो क्या कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है? भाई ये सारी चीजें मैं आपको समझा देता हूं क्लियरली। देखो आपको एक चीज पता है कि जो साइन होता है उसका उल्टा होता है कॉस। उल्टा मतलब ऐसा नहीं होता, उसके मान का उल्टा होता है। मतलब उसमें जो 90 डिग्री का मान होगा वो कॉस में 0 डिग्री का मान होगा। ऐसे हम लोग चलते हैं, फिर उसको उल्टा इधर लिख देते हैं। तो एक बात समझो, ये तीसरा नंबर है ना। देखो यहां हम लोग समझेंगे कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 है और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 है। मैंने कहा नहीं उल्टा, जैसे ये साइन 90 डिग्री की है, मतलब साइन में 90 डिग्री की वैल्यू 1 होता है और साइन जो 0 डिग्री की वैल्यू 0 होता है, लेकिन इसमें उल्टा है। अब आपको ऐसे पता चल गया कि हम लोग जैसे आगे बढ़े तो इसके मान में क्या हुई, कमी हुई। तो फिर स्पष्ट है, क्या है स्पष्ट है कि थीटा का मान बढ़ने पर क्या होता है, कॉस थीटा में वृद्धि नहीं होती है, नहीं होती। दिया गया कथन असत्य है। ठीक है, तो यहां मैं आपको क्लियर बता दूं, ये क्या है, पहला क्या है आपका, ये असत्य है और ये आपका सही है
और ये भी आपका असत्य है। ठीक है, बस। तो ये था आज का हमारा मैथ का बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि समझ में भी आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझाया है। और अगर आपको और सारे सब्जेक्ट का इसी टाइप से क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करना, मैं आप लोगों को जरूर प्रोवाइड करूंगा। इस वीडियो को प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर यहाँ सब्सक्राइब कर लेना। फिर हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो। थैंक यू।